हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का थर्ड लास्ट वीडियो लेकर आ गए हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं बॉन्ड एंगल। आज का पूरा जो डिस्कशन होगा वो होगा बॉन्ड एंगल पर। तो बॉन्ड एंगल के बारे में ऑलरेडी आप लोग काफ़ी कुछ जान चुके हो, जैसा कि हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बता दी थी कि बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होते हैं उनको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये एंगल, sp हाइब्रिडाइजेशन में ये एंगल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ये एंगल। तो बॉन्ड एंगल के बारे में ऑलरेडी आप लोग लगभग कुछ चीज़ें जानते हो। तो बिल्कुल भी हार्ड वीडियो नहीं होने वाला है, आपको पूरा का पूरा वीडियो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। इवन 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, अगले 4 क्वेश्चन आप खुद से कर ले जाओगे। कुछ एक्सेप्शन है, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली बॉन्ड एंगल में आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कंपेयर द बॉन्ड एंगल। उसमें कोई भी 3 एलिमेंट दे देगा और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इसमें से ए बी सी तीनों एलिमेंट में से बताओ कि इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ऑप्शन में रहेगा ए बी सी बी ए सी, नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी 4 ऑप्शन डाल सकते हैं डालने को, तो उसमें से आपको बताना रहेगा कि कौन सा करेक्ट है। बोर्ड में इसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बोर्ड में भी आपको कोई 2 मॉलिक्यूल दे देगा और एमसीक्यू में या 1 मार्क के लिए पूछ लेगा कि किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है या किसका बॉन्ड एंगल कम है। तो बॉन्ड एंगल बेसिकली आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो। जैसे हम लोग बात कर लें किसी भी 2 एलिमेंट की बात कर लो, सपोज यहाँ पे कोई AB2 एलिमेंट है, तो ये AB ऐसा कोई एलिमेंट है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है बॉन्ड्स के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। ये दोनों एलिमेंट्स में, ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंगल। तो इसके बारे में तो ज़्यादा जानना नहीं है आपको, बॉन्ड एंगल तो ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल पता करने के लिए, मतलब किसका ज़्यादा है या किसका कम है, ये पता करने के लिए सबसे पहला स्टेप है, आप लोग चेक करोगे हाइब्रिडाइजेशन। चेक हाइब्रिडाइजेशन, किसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हो हमेशा? सेंट्रल एटम का। तो चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम का आप लोग हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो sp3 का बॉन्ड एंगल सबसे कम होता है। ठीक, फिर बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है sp2 का, फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है sp का। sp3 मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। ठीक, और sp का लीनियर रहता है 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल इन लोगों के होते हैं। तो आप लोग इन लोगों का ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा एंगल sp वाले का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। इससे कम होता है sp3d का, बट वैसे एलिमेंट आपको दिखाई नहीं देंगे। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल आ जाए, तो इफ़ हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल या फिर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम्स इज सेम, देन चेक फॉर लोन पेयर। ठीक है, अगर दोनों सेम है तो आप लोग लोन पेयर के लिए चेक करोगे। अब लोन पेयर से क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है AB और A के पास सपोज एक लोन पेयर है, तो हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़े हैं कि ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है। तो रिपल्शन के कारण ये लोन पेयर इन एंगल्स को दबा देता है, तो ये एंगल छोटे हो जाते हैं। ठीक, तो ये एंगल छोटा हो जाएगा और दूसरे एलिमेंट के पास सपोज लोन पेयर नहीं है तो वो एंगल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम, इसको भी याद रखना। फिर लास्ट, अगर लोन पेयर दोनों के पास एक एक है तब क्या करेंगे, तब हम लोग चेक करेंगे, मतलब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर बोथ आर सेम, दोनों अगर सेम है, देन चेक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी किसकी? दोनों की। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लोगे सेंट्रल एटम की और फिर दूसरी चेक करोगे सराउंडिंग एटम की। सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, अगर दोनों के सेंट्रल एटम सेम है, मतलब कभी कभी ऐसा केस आएगा कि दोनों के सेंट्रल एटम सेम होंगे, SO2 SO3, तो वहाँ पे सल्फर सल्फर सेम है, वैसे वो भी सेम है। कोई और एग्जांपल ले लो, BF3 SF3, तो वहाँ पे F और F सेम है, तो मतलब सराउंडिंग एटम सेम है बट सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो ऐसा भी केस आएगा जहाँ पे आपको सेंट्रल एटम डिफरेंट देखने को मिलेगा बट सराउंडिंग एटम सेम रहेंगे। तो जब भी सेंट्रल एटम डिफरेंट हो और सराउंडिंग एटम सेम हो, तब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा।
अभी ये क्यों होगा मैं बताऊंगा, अभी के लिए आप नोट कर लो, ठीक है। अब कभी ऐसा भी केस हो सकता है कि सराउंडिंग एटम से डिफरेंट हो, जैसे आप बात कर लो SO2 और CO2, तो SO2 और CO2 में सराउंडिंग एटम सेम है OO, बट उनके सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो वैसे ही ऐसे भी केसेस आएंगे जहां पे आपको सराउंडिंग एटम डिफरेंट मिलेंगे बट सेंट्रल एटम सेम मिलेंगे। जैसे सेंट्रल एटम सेम हो सकते हैं और सराउंडिंग एटम डिफरेंट, तो इनका भी केस मैं आपको बताऊंगा। सेंट्रल एटम सेम, तो इसमें आप लोगों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा अगर वो कम हुआ तो बॉन्ड एंगल कम होगा। किसका? ऑफ कोर्स जिसका डिफरेंट है, सेंट्रल सराउंडिंग एटम का, और यहाँ पे सेंट्रल एटम का, क्योंकि सराउंडिंग एटम तो सेम है। तो जिसका सेंट्रल एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर सेंट्रल एटम का ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, और अगर सराउंडिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल भी सॉरी उल्टा बना दिया मैंने ये, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल कम होगा। वे एक्सट्रीमली सॉरी। तो कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे दो एलिमेंट है, एक ए, तो पहला वाला कौन सा केस आपको दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है ये वाला, सेंट्रल एटम जो है वो डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है। तो इसमें हम चेक करते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। अच्छा, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हम लोग मान लेते हैं कि पी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने का, ठीक है, किसके पास कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर है। तो P जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा एज कम्पेयर टू A। तो सपोज P ने ऊपर तक खींच लिया, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और A के पास ज़्यादा पावर नहीं था, यहीं तक खींच पाया, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऊपर तक चले गए हैं तो इलेक्ट्रॉन देखो काफी पास में आ गए, और पास में होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन चालू हो जाएगा और इनका एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर दूर ही है तो यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, तो इनका जो बॉन्ड होगा वो ऐसे ही रहेगा। इनमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी P की ज्यादा थी, तो वहां पे बॉन्ड बढ़ जाएगा, इसलिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा। अब दूसरा केस, सराउंडिंग एटम डिफरेंट, सेंट्रल एटम सेम। चलो ये भी देख लो, जैसे हम लोग बात कर लें APP, सराउंडिंग एटम डिफरेंट रखना है और सेंट्रल एटम सेम रखना है, ABB। अब इसमें क्या होगा, अगर सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, काम करो इसको उल्टा लिख लो क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा है। उल्टा मतलब पहले सेंट्रल एटम ऊपर लिखा है तो पहले सेंट्रल एटम ही लिखो। सेंट्रल एटम अगर सेम है और सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, ठीक है बिकॉज काफ़ी उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। क्यों? देखो अगर सराउंडिंग एटम डिफरेंट है तो ये सराउंडिंग एटम क्या करेंगे, सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे। तो सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहीं तक इलेक्ट्रॉन को खींच पाया, तो जो यहीं तक इलेक्ट्रॉन को खींच पाया तो देखो इलेक्ट्रॉन पास में है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एकदम दूर दूर आ गए, रिपल्सन नहीं होगा। रिपल्सन नहीं होगा तो ये लोग यहीं पे रहेंगे, इधर पास में आ गए तो रिपल्सन ज़्यादा होगा तो दूर भागेंगे, इसलिए इसका एंगल बड़ा होगा, इसका एंगल छोटा होगा। मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी तो एंगल छोटा रह गया, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी तो एंगल ज़्यादा हो गया। तो याद रखो अगर सेंट्रल एटम डिफरेंट है, सराउंडिंग एटम सेम है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर जजमेंट करना है। तो पहले तो आप लोगों का बोर्ड का क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से हो जाएगा, नीट का क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, जेई के क्वेश्चन में हो सकता है यहाँ तक आपको जाना पड़े, ठीक है। मे बी नीट में भी हो सकता है यहाँ तक जाना पड़े, इवन बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि बोर्ड बहुत हलवा होता है, ठीक है। तो ये थियोरी थी, अब थियोरी आ गई, चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मतलब कई क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ, एक्सेप्शंस भी कराऊंगा ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको कंपेयर करना है इसमें बॉन्ड एंगल, कंपेयर बॉन्ड एंगल। तो फटाफट से कंपेयर करो, अब एकदम हलवा क्वेश्चन उठाया पहले जो हाइब्रिडाइजेशन सही हो जाए। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, सॉल्व करो, देखो आता है क्या। देखो ऐसे क्वेश्चन अब सॉल्व होने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी ले लो, NO2 प्लस NO2 माइनस, इसको भी कंपेयर करो, ठीक है। चलो करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब। तो यहाँ पे Z इज इक्वल टू होगा हाफ। तो बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें से 2 होते हैं वैलेंस शेल में,
और 2 क्लोरीन है मोनोवैलेंट एटम, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है नहीं, तो 4/2 जेड की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 2, तो हाइब्रिडाइजेशन sp, तो इसका एंगल होगा 180 डिग्री। BCl3 की बात कर लो तो Z इज इक्वल टू हाफ, बोरॉन का 3 होता है, क्या 3 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ठीक है, सेंट्रल एटम बोरॉन होगा। बोरॉन ही क्यों होगा, जाओ लेविस डॉट स्ट्रक्चर देखो, 3 + 3 ये हो गया 6/2, ये आया 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 और एंगल होगा 120 डिग्री। इसकी बात कर लो, Z इज इक्वल टू हाफ, कार्बन का 4 होता है और 4 मोनोवैलेंट एटम है तो 8/2, तो ये आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हुई sp3, एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमें पता चल गया इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, इसका कम, फिर इसका कम, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। Z इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन में कितने होंगे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे सेंट्रल एटम पे, नाइट्रोजन में होंगे 5, माइनस पॉजिटिव चार्ज 1, प्लस मोनोवैलेंट एटम है नहीं तो 4/2, तो ये आया 2 आया तो बॉन्ड जो होगा मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो होगा sp और एंगल होगा 180 डिग्री, ज्योमेट्री होगी लीनियर। इसमें बात कर लो Z इज इक्वल टू हाफ, 5 + 1, प्लस क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज तो प्लस, पॉजिटिव चार्ज तो माइनस, तो ये आया 6/2 आया तो Z की वैल्यू आई 3 और हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, तो इसका एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि sp2 पे एंगल होता है 120 डिग्री और इसका एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को करना है, देखो हमें स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना पड़ रहा है ना, सीधे ही पता चल जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बॉन्ड एंगल ही कंपेयर करना है हर जगह। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, Z इज इक्वल टू हाफ, 4 कार्बन और 4 हाइड्रोजन, तो 4 + 4, 4 कार्बन नहीं, कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए, तो 8/2 आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3, बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी बात कर लो, Z इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन में होते हैं 5 + 3, इसका भी देखो आया 8/2, मतलब इसका भी आया 4, तो मतलब इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 और एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट। जरूरी नहीं है, क्यों बताऊंगा अभी। इसकी बात कर लो, Z इज इक्वल टू हाफ, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और 2 हाइड्रोजन, तो 6 + 2 आया 8, 8/2 आया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आई sp3, तो सबके हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई। तो दूसरे केस में जाते हैं, दूसरे केस में बोला था लोन पेयर चेक करने, लोन पेयर हम लोग कैसे निकालते हैं, Z से निकालते हैं, Z इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। अब यहाँ पे बॉन्ड पेयर कैसे पता करेंगे, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम से, जितने सराउंडिंग एटम उतने बॉन्ड पेयर, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो 4 हाइड्रोजन है मतलब 4 बॉन्ड पेयर होंगे और Z की वैल्यू भी 4 है मतलब इसके लोन पेयर होंगे 0, ठीक। यहाँ पे 3 सराउंडिंग एटम है और 4 Z की वैल्यू है मतलब लोन पेयर होगा 1। यहाँ पे 2 सराउंडिंग एटम है और Z की वैल्यू 4 है मतलब लोन पेयर होगा 2। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना ज़्यादा रिपल्शन, जितना ज़्यादा रिपल्शन उतना कम एंगल, तो मतलब सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे CH4 का, उसके बाद आएगा NH3, उसके बाद आएगा H2O। बोलो समझ में आया। दूसरा केस बोलता था कि हमें लोन पेयर चेक करना है, चलो स्ट्रक्चर बना के देख लो। अगर हम लोग CH4 बनाए तो CH4 नॉर्मली आपको ऐसा दिखाई देगा, NH3 बनाए तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, बट NH3 में ऊपर एक लोन पेयर आ जाता है, ये लोन पेयर इन सबको दबाता है क्योंकि रिपल्सन होता है इनके बीच में। साथ ही में ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे भी OHH और 2 लोन पेयर आ जाते हैं, 2 लोन पेयर के कारण ये कुछ ज़्यादा ही सप्रेस करता है, तो ये एंगल कम हो जाता है, ये एंगल कम, ये एंगल एकदम कम नहीं, तो इसीलिए CH4 का सबसे ज़्यादा, फिर NH3 का, फिर H2O का। SO3 SO2 की बात कर लो तो इसके लिए भी Z निकालो, Z इज इक्वल टू हाफ इंटू सल्फर की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, मोनोवैलेंट एटम है नहीं तो 6/2, ये आया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 और कुछ है नहीं तो हाइब्रिडाइजेशन 3, मतलब Z की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ गई। तो लोन पेयर निकालो, 3 सराउंडिंग एटम मतलब तीनों बॉन्ड पेयर हैं और Z की वैल्यू 3 है तो लोन पेयर 0, 2 सराउंडिंग एटम Z की वैल्यू 3 है मतलब लोन पेयर की वैल्यू 1। कहाँ से निकाल रहे हो आप, यहाँ से, ये कहाँ से आया, पिछले वीडियो से, और पिछला वीडियो पिछले वीडियो से, तो वो सब देख के आओ तो ज़्यादा बेटर समझेगा। तो लोन पेयर इधर 1 है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने पहले ही लिखाया कि जितने ज़्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल, और अगर लोन पेयर भी सेम हो गया तो वो भी बताएंगे आपको, मतलब बताया ना थर्ड केस, तो उससे कंपेयर कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो एक स्पेशल केस आपके लिए लेकर आया हूँ, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो बॉन्ड एंगल ही कंपेयर करना है, तो Z इज इक्वल टू हाफ इंटू, पहले हाइब्रिडाइजेशन ही निकालना है, नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 1 नेगेटिव चार्ज और कुछ यहाँ पे है नहीं, तो ये आ जाएगा 6/2 मतलब Z की वैल्यू आएगी 3 और Z की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन आया sp2। यहाँ पे भी निकालो, Z इज इक्वल टू नाइट्रोजन के 5
नेगेटिव चार्ज 1 तो +1, तो ये भी आया 3, और 3 आने पर फिर से हाइब्रिडाइजेशन sp2। फिर ये आया z इज इक्वल टू हाफ, बट अब की बार आया 5 - 1, तो ये आया 4/2, ये आया 2, 2 आने पर हाइब्रिडाइजेशन sp, एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक, लोन पेयर की बात करेंगे अभी। फिलहाल इसको देखो, z इज इक्वल टू हाफ, ये तो आया सिर्फ 5, और 5 आने पर z की वैल्यू आ गई 2.5। अब z की वैल्यू 2.5 आ गई तो यहाँ पे तो और कुछ होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आएगा। तो इसलिए NO2 एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जिसका आपको एंगल याद करके जाना है एग्जाम में। इसका एंगल होता है 132 डिग्री, और ये एक्सपेरिमेंट से आया है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्सपेरिमेंट से आया है, तो NO2 का याद रखना, बाकी सब निकाल लेना। ठीक है, तो चलो यहाँ पे sp2 में कंपेयर करते हैं। sp तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 सराउंडिंग एटम है और z की वैल्यू भी 3 है, मतलब लोन पेयर 0 है। ठीक, यहाँ पे देखो z की वैल्यू 3 है, सराउंडिंग एटम 2 है, मतलब लोन पेयर 1 है। तो सबसे बड़ा तो NO2 प्लस होगा क्योंकि उसका एंगल 180 डिग्री है। फिर उसके बाद आएगा NO3 माइनस, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, बट इसका एंगल सिर्फ 120 डिग्री है, तो मतलब उसके बाद आएगा NO2, फिर उसके बाद आएगा NO3 माइनस, और फिर लास्ट में आएगा NO2 प्लस, सॉरी लास्ट में आएगा NO2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है तो इसका एंगल सबसे कम होगा। यहाँ पे 132 डिग्री है तो इसका यहाँ पे आएगा, ये 180 डिग्री है, सबसे ज़्यादा होगा, और 132 से कम होता है 120, तो NO3 माइनस यहाँ पे आएगा। समझ में आया? ये तीनों तो आप लोग स्टडी कर लोगे, बट NO2 का हाइब्रिडाइजेशन ही देखो कैसे आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को एंगल याद करके जाना होगा 132 डिग्री। ठीक, किसी के भी साथ रख सकता है ये आपको। तो ऐसे ही क्वेश्चन जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, बोर्ड में ये सब नहीं आते, सब एक्सेप्शन से ही सवाल आते हैं। जो 95% दिया हुआ है सवाल वहाँ से नहीं आते, क्योंकि वो 95% हर कोई रट लेता है। जो 5% रट के दिखाए वो जाने हम लोग, तो वहीं से क्वेश्चन आता है। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर आप जब PYQs देखना तो आप बोलोगे अरे यार ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, शॉक हो जाओगे। चलो इसको रफ करता हूँ मैं। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप लोग खुद से सॉल्व करें। आपसे सॉल्व होंगे तो मुझे खुशी होगी कि भाई चलो कुछ समझ में आया सामने वाले को। ठीक है, तो सॉल्व करो, देखो आता है क्या। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, मोनोवैलेंट एटम 4, एक पॉजिटिव चार्ज तो माइनस, 5 + 4 9, 9 में से 1 गया 8, 8/2 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आई sp3। लोन पेयर भी इसी वक्त निकाल ही लो क्योंकि हर में निकालना ही पड़ रहा है। 4 सराउंडिंग एटम है, z की वैल्यू 4 है, तो लोन पेयर 0, सब में निकालना होगा, भी टेंशन मत लो। z इज इक्वल टू हाफ, 5 सराउंडिंग एटम 3, मतलब मोनोवैलेंट एटम 3, तो इसका भी z का वैल्यू 4, sp3, z का वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 3, तो लोन पेयर 1, z का वैल्यू हाफ, नाइट्रोजन 5 + 2 + 1, तो फिर से देखो आया 8/2, फिर से आया 4, तो ये sp3, सराउंडिंग एटम 2, z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 2, मतलब बॉन्ड पेयर 2, तो लोन पेयर आएंगे 2, क्योंकि z होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोन पेयर वो सबसे ज़्यादा उसका सबसे कम बॉन्ड एंगल, जहाँ पे जितना कम लोन पेयर उतना ज़्यादा उसका बॉन्ड एंगल। समझ रहे हो? NH4+ कैसा होगा, ऐसा होगा। NH3, अरे लगा लो H, NH3 ऐसा होगा, और साथ ही में ऊपर एक लोन पेयर होगा। इसकी बात करें तो NH2- ऐसा होगा, H और 2 लोन पेयर होगा। तो ये दोनों लोन पेयर के कारण ये एंगल ज़्यादा दब जाता है, एक ही लोन पेयर के कारण कम दबता है। यहाँ पे लोन पेयर ही नहीं है, दबता ही नहीं है, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा, फिर ये। NH3 PH3 की बात कर लो। अब यहाँ पे आप लोग निकालो पहले खुद से, देखो आता है क्या। मैं निकालता हूँ, z इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन 5, मोनोवैलेंट एटम 3, तो ये आया 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर 1, नहीं दिख रहा है लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर 1, इसका भी निकालो। z इज इक्वल टू हाफ, फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है, तो 5 + 3, तो ये आया 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, लोन पेयर 1। अरे z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 3, तो लोन पेयर 1, z की वैल्यू 4, सराउंडिंग एटम 3, तो लोन पेयर 1, तो लोन पेयर भी सेम आ गया, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ गई। अब आएगा थर्ड केस। थर्ड केस क्या था, इसमें देखो सराउंडिंग एटम सेम है, मतलब सराउंडिंग एटम सेम और सेंट्रल एटम डिफरेंट,
तो जब सेंट्रल एटम डिफरेंट रहता था तो हम लोग कौन सा केस लगाते थे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा रहेगी सेंट्रल एटम की उतना ही ज़्यादा होगा बॉन्ड एंगल। ये आपको रट्टा नहीं मारना है, लॉजिकल है। कैसे? देखो NH3 में बनाता हूँ एक बार। ये मैंने बनाया, देखो NH3 और एक लगाया लोन पेयर। ये बनाया मैंने PH3 और एक लगाया लोन पेयर। अब नाइट्रोजन फॉस्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। ये आपको याद रहना चाहिए कौन ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को ऐसा खींच लेगा, फॉस्फोरस नहीं खींच पाएगा, कम खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर ही है, तो यहाँ पे रिपल्शन कम होगा, तो एंगल स्टेबल रहेगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काफ़ी नज़दीक चले गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, तो इनका रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा। मैंने खुद रटा हुआ नहीं है, डायग्राम देखता हूँ खुद याद आ जाता है। तो ज़्यादा NH3 क्योंकि N ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस। सब तो मालूम रहना चाहिए ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ही क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोनों का आंसर बताइए क्या होगा। सबसे पहले आप Z की वैल्यू निकालो, Z इज इक्वल टू हाफ नाइट्रोजन का, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, Z की वैल्यू 4 है तो लोन पेयर 1 आएगा। यहाँ पे भी Z की वैल्यू निकाल लो, फिर से आपको Z की वैल्यू हाफ 5 + 3, फिर से आपको 4 ही मिलेगा, क्योंकि ये सब कुछ आप लोग देख रहे हो एक ही ग्रुप से हैं ना, पैसा असली सब भिखारी, जानते हो ना। तो यहाँ पे आप लोगों को सब एक ही ग्रुप से हैं, और अगर एक ही ग्रुप से हैं तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम होने वाला है, और सराउंडिंग एटम भी 3-3 है, तो मतलब मोनोवैलेंट एटम भी 3-3 आएगा। तो सबका Z का वैल्यू 3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आने वाला है, चाहे किसी की भी आप लोग बात कर लो, ठीक है। तो sp3 और यहाँ पे भी sp3। अब यहाँ पे भी लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, लोन पेयर 1 है, सब हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे H3 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 सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो यहाँ पे वो वाला केस लगेगा जहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट रहता है और सराउंडिंग एटम सेम रहता है। तो ये जरा सा हम लोग याद करते हैं, जब सेंट्रल एटम डिफरेंट रहता है और सराउंडिंग एटम सेम रहता है, तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाते हैं पास में तो बॉन्ड बड़ा हो जाता है, एंगल बड़ा हो जाता है। तो आप लोग जानते हो ग्रुप में नीचे जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। कैसे? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन सबसे ऊपर है, मतलब उसके नीचे वाले सब उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इससे समझ लो ना कि नीचे जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये पास में देखो बुलाया, और इलेक्ट्रॉन पास आने के कारण रिपल्शन शुरू हुआ और बॉन्ड बड़ा हो गया। सब एक्सपेरिमेंट है, हम लोग कुछ भी रीज़न दे रहे हैं, बट सब कुछ लास्ट में एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो उसके बाद ये, उसके बाद ये, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। रटना नहीं है वो सब, स्ट्रक्चर से समझ लेने का बना के, मुझे खुद रटा हुआ नहीं है। H2O H2S H2AC H2TE, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो आप लोगों को फिर से सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है। Z की वैल्यू निकाल लो। आप लोग सब कुछ देख रहे हो, ओ सचिन सीन इन टेम्पो, आप लोग जानते हो। तो सब लोग एक ही ग्रुप से आए हैं, तो सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहने वाले हैं, और हर जगह H2 है, तो मतलब सबकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी sp3 आपको मिलने वाली है, ठीक है। चाहे किसी की भी निकाल लो, sp3 मिलेगी। 5 + 3 सॉरी 6 + 2 ऊपर वाला हैंग आउट, ठीक है। हर जगह 8 4 4 4, हर जगह हाइब्रिडाइजेशन sp3, और हर जगह पे देखो सराउंडिंग एटम 2 है, मतलब हर जगह लोन पेयर भी 2 है, लोन पेयर भी 2 है, लोन पेयर भी सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है। तो इसका मतलब हमें जाना होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे। तो ओ सचिन सीन इन टेम्पो, ये नीचे जाते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, और सेंट्रल एटम यहाँ पे डिफरेंट है, सेंट्रल एटम डिफरेंट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर तेलोनियम, ठीक है। तो समझ सकते हो इसको। देखो H2O की बात करें तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और अपनी तरफ खींचने के कारण इलेक्ट्रॉन जब नज़दीक आएंगे तो इनके बीच में रिपल्सन चालू होगा और बॉन्ड्स बड़े हो जाएंगे और एंगल भी बढ़ जाएगा। तो एंगल बढ़ने के कारण H2O का सबसे बड़ा एंगल, फिर H2S का, फिर H2AC का, फिर H2TE का,
समझ में आया ना ये? ठीक है, चलो इसको रफ करते हैं और अब एक्सेप्शंस देखते हैं। चलिए तो और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही खेल आएगा। आप जेड निकाल लो, लोन पेयर निकाल लो, सब सेम आएंगे। निकाल लो जेड इज इक्वल टू कोबाल्ट, कोबाल्ट कोबाल्ट कोबाल्ट, हर जगह आपका कोबाल्ट ही आप लोगों को दिखाई देगा। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, फ्लोरीन है 2, तो जेड की वैल्यू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, यहाँ पे भी हाफ 4 + 2, यहाँ पे भी हाफ 4 + 2, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये सब मोनोवैलेंट एटम है, तो हर जगह आपको जेड की वैल्यू वही मिलने वाली है, दैट इज 3 3 3। ठीक है, यहाँ पे भी 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp2, जेड की वैल्यू 3, सराउंडिंग एटम 2, तो लोन पेयर 1। बार बार मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि आपको अच्छे से आ जाए। अब यहाँ पे कुछ समझदार लोग हैं, अरे ये सब तो मेरे को आ रहा है, 2 क्वेश्चन लिख लिया ना, बाकी नहीं लिखता हूँ। मत लिखो, आपका घाटा है। ठीक है, लोन पेयर 1, लोन पेयर 1, लोन पेयर 1। तो यहाँ पे देखो सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है। ऐसा है क्या? हाँ, आपकी बार अलग केस आया। अभी तक क्या हो रहा था? सेंट्रल एटम डिफरेंट था, आपकी बार सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, सेंट्रल एटम सेम है। तो आपकी बार केस उल्टा हो जाएगा। आपकी बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। क्यों? देखो जैसे एक को बना लो, COCl2 को बना लो, इसमें क्या होगा? देखो ये लोग यहाँ पे एक लोन पेयर, तो ये जब क्लोरीन जो होगा वो कोबाल्ट से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर वो खींच पाएगा उतना ही उनके बीच का रिपल्शन कम होगा, उतना ही एंगल कम रहेगा, और जितना कम खींच पाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर रहेगी, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एक्चुअली ये पार्टिकल नहीं, ये वेव है, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। उतना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर रहेगा, और जितना ऊपर रहेगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बॉन्ड एंगल कम कहलाता है। तो फ्लोरीन का सबसे कम, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, क्योंकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, लिख लो। व्हाइल गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और कुछ तो देखना नहीं है, इसकी बात कर लो। अब कुछ ऑर्गेनिक के एग्जांपल ले लो। ये आगे देखो OCH3, इसको ईथर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ईथर। और H2O की बात कर लो, OH और 2 लोन पेयर, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर होंगे। Z की वैल्यू चाहो तो निकाल लो, बट Z की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे जजमेंट ले तो 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर ले तो सेंट्रल एटम सेम है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये बात आती है कि CH3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे खींच लेगा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर यहाँ पे आ गया तो रिपल्शन कम होगा, बॉन्ड एंगल कम रह जाएगा। इसका मतलब इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो आपको CH3 दिख रहा है, ये CH3 नहीं है, ये कुछ ऐसा है, CHH, मतलब ये बल्की ग्रुप है एक। ठीक है, तो C से आगे H भी कनेक्टेड है, तो इसके कारण ये जो ब्रांच है ये काफ़ी बल्की हो जाती है, और बल्की होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, बल्की ग्रुप के कारण इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू H2O। तो ये एक्सेप्शन याद रखना, दैट ईथर हैज मोर बॉन्ड एंगल देन वाटर। चलिए अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H2O और OCl2 का, ये भी एक एक्सेप्शन है, OH और यहाँ पे 2 लोन पेयर। ठीक है, OCl, यहाँ पे भी आपका 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे भी जो क्लोरीन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, और इसके कारण इसके बॉन्ड एंगल काफ़ी कम रह जाएंगे, और ये नहीं खींच पाएगा तो इसके बॉन्ड एंगल बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब आपको ये लग रहा होगा, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, रियलिटी में इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोरीन की साइज़ हाइड्रोजन से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, और साइज़ बड़े रहने के कारण जो क्लोरीन होता है और उसके वजह से इसके बॉन्ड एंगल काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि क्लोरीन का, हाइड्रोजन का साइज़ कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन छोटा सा, क्लोरीन के 3 शेल्स होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 7, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन रहने के कारण ये बल्कि एलिमेंट में आता है। तो बल्कि रहने के कारण ये इसके बॉन्ड एंगल को बढ़ा देता है, और इसका बॉन्ड एंगल इसके बॉन्ड एंगल से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन भी याद रखना, दैट OCl2 इज ग्रेटर देन H2O। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग सीखते हैं एक नई चीज़ जो बॉन्ड एंगल पे ही बेस्ड है, बट एक नई चीज़ है, देखते हैं क्या है। ओके,
तो वो नई चीज़ क्या है उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल याद दिलाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने दिया था NH3 PB3 और फिर सॉरी NH3 PH3 ASH3 SBH3, याद ही वाला एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो आप लोग, Z इज इक्वल टू हाफ, नाइट्रोजन 5 और हाइब्रिडाइजेशन देखो आया sp3, मतलब इसका एंगल कुछ 109 डिग्री रहना चाहिए 28 मिनट। इसका भी Z निकालो हाफ, फॉस्फोरस 5 3, तो ये भी आया 4, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी Z निकालो, ये भी 4 आएगा और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन सेम ऐसा ही sp3 आएगा। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा और सबके लोन पेयर भी एक एक आएंगे, लोन पेयर 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 1, सबके लोन पेयर 1 है। ठीक, और आपने आंसर भी सही दिया था कि NH3 PH3 ASH3 और फिर SBH3, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, सेंट्रल एटम यहाँ पे डिफरेंट है, तो सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। तो NH3 सबसे बड़ा, PH3 फिर AS3 फिर SBH3। अच्छा, तो बॉन्ड एंगल जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो कितना देखा गया पता है? NH3 का देखा गया कुछ 107 डिग्री, PH3 का देखा गया कुछ 90, ASH3 का एंगल देखा गया 93 डिग्री, SBH3 का देखा गया 92 डिग्री। अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू है, कोई एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पे नहीं दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा गया कि इसका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट रहना चाहिए था, बट एक लोन पेयर था, हाँ लोन पेयर ने सप्रेस किया होगा, इसीलिए बॉन्ड एंगल 160 डिग्री आ गया। यहाँ पर भी तो एक ही लोन पेयर था, इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया? चलो ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस था, कम हो गया होगा। यहाँ पे भी एक लोन पेयर था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे भी कम हुई। यहाँ पे देखो 13 डिग्री का गैप है, मतलब यहाँ पे 81 डिग्री हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पर सिर्फ 1 ही डिग्री कम हुआ और यहाँ पर भी सिर्फ 1 ही डिग्री कम हुआ। मतलब इसके बीच में इतने बड़ा का गैप, फिर यहाँ पे छोटा छोटा गैप, ऐसा क्यों? अब ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया साइंटिस्ट लोग के सामने, क्योंकि उन्होंने तो काफ़ी चीज़ें डिस्क्राइब की थी, बट ये चीज़ कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो यहाँ पे आया ड्रैगो। ड्रैगो इज, यहाँ पे आपको नाम सुन के लग रहा होगा कोई खतरनाक विलेन है, बट ड्रैगो एक रूल है, ड्रैगोज रूल, और ये रूल ये कहता है, और यहीं पर आया ड्रैगोज रूल, और ड्रैगोज रूल ये कहता है कि जो PH3 ASH3 और SBH3 है, इनमें ऑर्बिटल्स में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है। जो NH3 था उसमें तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ, हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आया, बट इन तीनों में हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, जिसके वजह से, अच्छा ठीक है, PH3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोलो, फॉस्फोरस है, 15 इलेक्ट्रॉन रहते हैं फॉस्फोरस के, तो लास्ट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ऐसा आएगा, 2 2 4 6 10 2 12 3 15, तो मतलब P में है 3 इलेक्ट्रॉन, P ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 P ऑर्बिटल्स जो हैं PX PY PZ, ये सबके सब हाइड्रोजन के 1s से सीधा सीधा कंबाइन की है, जो कि कौन बोलता था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। याद है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर सारे ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, है ना? तो वैसे ही जो PX होगा वो इसके साथ ओवरलैप किया होगा। अब X एक्सिस कैसा होता है? ऐसा। Y एक्सिस कैसा होता है? ऐसा। Z एक्सिस कैसा होता है? सामने की तरफ, मतलब कुछ ऐसा दिखा देता हूँ। तो ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। XYZ मैंने आपको कई बार दिखाया है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस और ये Z एक्सिस पीछे की तरफ, आगे की तरफ देख लो, तो ये सारे एक्सिस ऐसे होते हैं, तो ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एंगल 90 के आसपास आ रहा था, जबकि यहाँ पे एंगल 109 डिग्री 107 डिग्री आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ पहले, तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट आया। फिर एक लोन पेयर था जिसने सप्रेस कर दिया, तो इसलिए एंगल 160 डिग्री पे पहुंच गया। यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्बिटल्स कंबाइन कर गए, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं है, और यही है ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल यही बोलता है देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन इन PH3। ठीक है, PH3 में ऐसे ASH3 में और बाकी सब में किसी में हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। यहाँ पे प्योर P ऑर्बिटल्स मिक्स हुई हैं, प्योर P ऑर्बिटल्स, सॉरी नियरली प्योर P ऑर्बिटल्स। नियरली मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर नहीं हुआ होता तो एंगल 90 होता, 89 होता, 88 होता, बट एंगल 94 डिग्री 93 डिग्री है,
मतलब थोड़ा बहुत तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हुआ है, बट कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है। तो नियरली यहाँ पे नियरली प्योर p ऑर्बिटल्स मेड बॉन्ड एंड, अच्छा एक जो लोन पेयर है वो कहाँ है, जो लोन पेयर है वो उसके s ऑर्बिटल में है, ठीक है। ये जो आपको 3s2 दिख रहा है उस s ऑर्बिटल में लोन पेयर पड़ा हुआ है, एंड लोन पेयर इज इन s ऑर्बिटल। यही कहता है ड्रैगोज रूल। तो जब कुछ नहीं मिला तो ड्रैगो ने अपना एक रूल दिया और एक्सपेरिमेंट उसको सपोर्ट किए तो मान लिया गया इसको। अब हाइब्रिडाइजेशन भी कहाँ पूरी तरीके से सच है ना, सब कुछ झूठ है, सब कुछ मोह माया है केमिस्ट्री में। तो z इज इक्वल टू हमें 4 मिला था, sp3 मिला, और फिर ड्रैगो ने कहा कि ASH3 में, PH3 में, SbH3 में, मतलब ग्रुप 14, 15, 16 इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इसमें सबसे ऊपर वाले को छोड़ दो, सेकंड नंबर से जो एलिमेंट्स आते हैं उनमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं है। उसमें नियरली प्योर p ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं, और जो लोन पेयर रहता है वो s ऑर्बिटल में रह जाता है। क्योंकि प्योर ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो प्योर ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, px, py, pz, 3 डायरेक्शन में होंगे, x, y, z। तो ये सारे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते तो ऑब्वियस ही बात है 90 डिग्री होंगे। बट थोड़ा बहुत तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसलिए नियरली वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, और थोड़ा बहुत हाइब्रिडाइजेशन के कारण इसका एंगल 90 से थोड़ा ज़्यादा होता है। कई लोग इसको 93, 92, 91 बोलते हैं, कई लोग 94, 93, 92 बोलते हैं, कई लोग पॉइंट में बोलते हैं। फिलहाल आप लोग समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट था ड्रैगोज रूल का। अब इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको यूज़ कैसे कैसे करना है और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब ड्रैगोज रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल खत्म हो गया। चलिए तो मैं आपको एक और बार बता देता हूँ NH3 और PH3 में ड्रैगोज रूल का आखिर हुआ क्या। देखो NH3 का आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो NH3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर, PH3 का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, और यहाँ पे एक लोन पेयर। NH3 PH3 में डिफरेंस ये है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पे sp3 और एंगल आया 109 डिग्री 28 मिनट। बट क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में यहाँ पे रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से एंगल हो जाता है 107 डिग्री, ठीक है। बट इसका एंगल जब हमने देखा तो ये आ रहा था 93 डिग्री, PH3 का 94 डिग्री आ रहा था, 93 डिग्री आ रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं, या फिर बहुत कम हुआ। तो बहुत कम हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण यहाँ पे जो प्योर p ऑर्बिटल्स थे, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम लोग करें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। तो p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये देखो ये px, ये py, ये pz। तो ये हाइड्रोजन के 1s से कंबाइन करेंगे, 1s1, 1s1, 1s1। 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, 1 2 3, तो सबके 1s में अपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इससे कंबाइन करेगा, ये वाला इससे, ये वाला इससे। तो प्योर p ऑर्बिटल्स यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो x, y, z तीनों एक्सिस आएगा, और तीनों एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, बट थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन भी हुआ है, जिसकी वजह से इसका एंगल आ जाता है 93 डिग्री, ठीक है। और लोन पेयर कहाँ रहेगा, लोन पेयर रहेगा s ऑर्बिटल में, ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। लोन पेयर मतलब क्या, अकेला ना, लावारिस, तो ऐसे ही पड़ा रहता है वो s ऑर्बिटल में, ठीक है। अब ये रूल आपको यूज़ कहाँ कहाँ करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। ड्रैगोज रूल is applicable for group 14, 15 and 16 एलिमेंट्स। 14, 15 और 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनके लिए एप्लीकेबल है, एंड फ्रॉम सेकंड नंबर एलिमेंट। अब सेकंड नंबर एलिमेंट का मतलब ऊपर वाले को छोड़ देना है, मतलब जैसे NH3 था तो नाइट्रोजन को छोड़ देना है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है, फॉस्फोरस से ये थ्योरी वैलिड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन वाले ग्रुप की बात कर लो, ओ सचिन, सी इन टेम्पो, ठीक। तो ऑक्सीजन छोड़ो, नंबर 2 एलिमेंट से ये थ्योरी लगाओ। सल्फर कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं करेगा, सल्फर प्योर p ऑर्बिटल्स उसके कंबाइन होंगे, इसीलिए एंगल 90 के पास आता है, ठीक है। सेकंड नंबर एलिमेंट, समझ में आई है थ्योरी, ठीक है। तो वेरी ऑल्सो देयर इज़ वेरी लेस हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा भी नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन 0 होता है, बहुत कम होता है, 10%, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये रूल। अब आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि विच विल डोनेट लोन पेयर इजीली,
मतलब NH3 और PH3 में लोन पेयर इजीली कौन डोनेट करेगा। अब ऐसा भी क्यों? क्योंकि लोन पेयर डिपेंड करता है, लोन पेयर का जो डोनेशन या एक्सेप्शन डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसके अगर ऑर्बिटल्स की बात करें तो इसके ऑर्बिटल्स है sp3 और इसकी बात करें तो इसका ऑर्बिटल है s। तो परसेंटेज एस यहाँ पे कितना होगा? परसेंटेज एस होगा 25% और यहाँ पे परसेंटेज कितना होगा? 100%। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही कम होगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत कम, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम वहाँ पे वो आसानी से डोनेट कर देगा। तो NH3 आसानी से डोनेट कर देगा एज़ कम्पेयर टू PH3। तो जो आसानी से लोन पेयर डोनेट कर देगा इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं गुड बेस, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर डोनेट नहीं करता उसको बोलते हैं पुअर बेस। तो इसीलिए NH3 PH3 जस्ट नीचे नीचे भाई भाई हैं, बट फिर भी एक गुड बेस है एक पुअर बेस है। तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो लोन पेयर कौन कितना आसानी से लूज करेगा या कौन कितनी आसानी से एक्सेप्ट करेगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे। इसका बात करें तो इसका प्योर p और s ऑर्बिटल थे, यहाँ पे मिक्स्ड थे, यहाँ पे sp3 था और यहाँ पे सिर्फ s था। तो सिर्फ s के कारण इसका परसेंटेज एस हुआ 100%, तो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे परसेंटेज हुआ सिर्फ 25%, क्योंकि 3 p है 1 s है, तो 4 लोगों में से एक चौथाई मतलब वो 25%। तो इसीलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा, इसीलिए NH3 ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू PH3। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन NH3 और PH3 पे कि देखो NH3 और HCl में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बन जाता है NH4Cl, बट PH3 और HCl में हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन पे, एट नॉर्मल कंडीशन, मतलब हमने कोई कैटलिस्ट, कोई ज़बरदस्ती टेम्परेचर कुछ नहीं किया है, नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन में NH3 और HCl रिएक्ट कर जाते हैं, बट PH3 और HCl रिएक्ट नहीं करते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ता है और PH3 आसानी से लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। NH3 लोन पेयर आसानी से डोनेट करता है, इसलिए इसका रिएक्शन आसानी से हो जाता है। ये लोन पेयर डोनेट ही नहीं करता है क्योंकि इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परसेंटेजेस 100% है ना, 90 80 नहीं है, 100 है। तो इसलिए ये आसानी से लोन पेयर लूज़ नहीं करता, इसलिए रिएक्शन भी इसका पॉसिबल नहीं होता है। बट हम लोग कुछ कंडीशन पे करवा सकते हैं, फिलहाल नॉर्मल कंडीशन पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ड्रैगोज रूल का ये एक और एग्जांपल है, H2O, H2Ac, H2S, H2Ac, H2Te। इसकी भी आप लोग बात कर लो तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर। फिर यहाँ पे भी बात कर लो सल्फर, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, फिर यहाँ पे भी 2 लोन पेयर, ठीक है, यहाँ पे भी 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे भी ड्रैगोज रूल एप्लीकेबल है क्योंकि ये बात हो रही है ग्रुप 16 की, है ना। ऑक्सीजन ग्रुप 16 में आता है, तो ग्रुप 16 में भी ड्रैगोज रूल वैलिड है। कहाँ कहाँ पे? 14, 15, 16। कहाँ से? सेकंड एलिमेंट से, पहला एलिमेंट छोड़ो। तो इसीलिए जो यहाँ पे बॉन्ड एंगल है H2O का वो होता है करीब 105 डिग्री, बट H2S, H2Ac इसमें बहुत ही कम हो जाता है। इसका 94 डिग्री, इसका 93 डिग्री, इसका 92 डिग्री। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे प्योर p ऑर्बिटल्स कंबाइन होती है और इसीलिए इसका बॉन्ड एंगल का डिफरेंस इतना ज़्यादा आ जाता है। तो H2O का सबसे ज़्यादा, फिर H2S का, फिर H2Ac का, फिर H2Te का। खैर आप लोग बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन इस रूल के बिना कर ले जाओगे, बट जहाँ पे लोन पेयर कौन आसानी से लूज़ कर देगा, कौन आसानी से लूज़ नहीं करेगा, ऐसे क्वेश्चन आ गए तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं वो ज़रूर 14, 15, 16 से होंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक, तो वहाँ पे एक होगा पहले पीरियड का एलिमेंट और एक होगा दूसरे पीरियड का। तो जो दूसरे पीरियड के एलिमेंट होगा वो लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं करेगा क्योंकि उसमें प्योर p ऑर्बिटल्स मिक्स हुए रहते हैं। ठीक, समझ में आया? तो ठीक है, यही था ड्रैगोज रूल और यही था पूरा कंसेप्ट बॉन्ड एंगल का। आई होप आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लगभग चैप्टर समाप्ति की ओर है, तो अब आप लोग कोई भी कोचिंग मटेरियल सॉल्व करो, कोई भी चीज़ सॉल्व करो, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगर क्वेश्चन नहीं भी सॉल्व हुआ, कुछ सिली मिस्टेक हुई, तो कम से कम आप ये समझ जाओगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट लगाना था और मैं लगा नहीं पाया। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। आज के लिए बस इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सीखेंगे वंडर वॉल फोर्सेस के बारे में, और फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।